तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव विश्लेषण में सीधे चलते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो मनी की हिस्ट्री से शुरू होकर क्रिप्टो मार्केट की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी तक जाएगा। आज का हमारा ये ट्रेडर्स जर्नी 5 हिस्सों में बटा है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बेस, कॉइन्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट और आखिर में साइकोलॉजी और क्रिप्टो का भविष्य। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का आधार। देखिए, पैसा हमेशा से ऐसा तो था नहीं। एक वक्त था जब बार्टर सिस्टम चलता था, फिर सोना आया और उसके बाद आई गवर्नमेंट्स द्वारा कंट्रोल की जाने वाली फिएट करेंसी। लेकिन फिर आया 2008 का भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस। उस एक झटके ने सिस्टम में एक नए बदलाव की मांग की और वहीं से सतोशी नाकामोटो को अपना अब तक का सबसे फेमस बिटकॉइन व्हाइट पेपर रिलीज करने की प्रेरणा मिली। यहाँ सबसे जरूरी, बिल्कुल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जिसका ना तो कोई हेडक्वार्टर है और ना ही कोई बॉस। ये पूरी दुनिया में बिखरे हुए कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर चलता है, जिन्हें नोड्स कहते हैं। यही नेटवर्क को इतना मजबूत बनाते हैं कि इसे पूरी तरह से हैक करना या बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। खैर, अगर क्रिप्टो एक गाड़ी है तो मान लीजिए कि ब्लॉकचेन उसका इंजन है। ये इंजन 3 मेन चीजों पर चलता है। पहला, एक शेयर्ड डिजिटल लेजर, यानी ऐसी हिसाब किताब की किताब जहां अगर एक पन्ना भी बदला जाए तो पूरे नेटवर्क को तुरंत पता चल जाता है। दूसरा है हैशिंग, जो हर डेटा ब्लॉक को एक बिल्कुल यूनिक फिंगरप्रिंट देता है। और तीसरा, माइनिंग, जहां नए कॉइन्स बनाने के लिए कंप्यूटर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व करते हैं, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कॉइन्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केट के इन 2 सबसे बड़े दिग्गजों के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है बिटकॉइन, जो किंग है। इसकी वैल्यू आती है इसकी एब्सोल्यूट स्केर्सिटी से, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है इथीरियम। ये सिर्फ एक कॉइन नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो अपने आप चलने वाले यानी सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पावर देता है। दोनों की अपनी अलग ही खासियत है। लेकिन पोर्टफोलियो सिर्फ इन्हीं 2 कॉइन्स तक तो सीमित नहीं रह सकता, राइट? ट्रेडर्स अक्सर ऑल्ट कॉइन्स की तरफ देखते हैं, जैसे सोलाना और एडीए, जो फास्ट और काफी सस्ते ट्रांजैक्शंस ऑफर करते हैं। और जब मार्केट अचानक क्रैश होने लगता है, तब स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीटी एक ढाल बन जाते हैं। ये एक फिक्स्ड प्राइस मेंटेन करते हैं और कैपिटल को सेफ रखते हैं। अब आती है ट्रेडिंग की बात। एक सक्सेसफुल अप्रोच के लिए एक ऐसी टाइम फ्रेम चुननी पड़ती है जो किसी के भी लाइफस्टाइल के बिल्कुल अनुकूल हो। ये रेंज काफी वाइड है, लाइटनिंग फास्ट 1 से 5 मिनट की स्कैल्पिंग से लेकर डेली ट्रेड्स या दिन और हफ्तों तक चलने वाली स्विंग ट्रेडिंग तक। और हाँ, होल्डिंग को कैसे भूल सकते हैं? इंटरनेट पर एक फेमस टाइपो जो अब एक स्ट्रैटेजी बन चुका है, जिसका सिंपल मतलब है अच्छे कॉइन्स को सालों तक बिना बेचे होल्ड करके रखना। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट का मूड समझने के लिए कैंडलस्टिक्स की एनाटॉमी को समझना सबसे जरूरी है। ग्रीन कैंडल दिखाती है बुलिश मोमेंटम, यानी मार्केट में उम्मीद और खरीदारी है। वहीं रेड कैंडल बियरिश मोमेंटम, यानी डर और बेकवाली का सिग्नल देती है। और इन कैंडल्स के ऊपर और नीचे जो पतली सी विक्स या लकीरें होती हैं, वो बताती हैं कि उस टाइम फ्रेम में प्राइस एग्जैक्टली कहाँ तक ऊपर या नीचे गया था। एक स्मार्ट ट्रेडर के पास हमेशा 2 तरह के लेंस होते हैं। पहला, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आरएसआई और मूविंग एवरेजेस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके चार्ट्स पढ़े जाते हैं। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें किसी प्रोजेक्ट की रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, उसके टोकन सप्लाई और डिस्कॉर्ड या ट्विटर जैसी जगहों पर उसकी पॉपुलैरिटी को परखा जाता है। असली ट्रिक इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में है। अब वक्त है इस चर्चा के चौथे और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से का, सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट। इस वाइल्ड वेस्ट मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कुछ आयरनक्लैड सिक्योरिटी रूल्स अपनाने ही पड़ते हैं। जैसे P2P ट्रांसफर्स के दौरान जब तक बैंक अकाउंट में फंड्स कंफर्म ना हो जाएं, रिलीज बटन कभी नहीं दबाना चाहिए। दूसरा, SMS बेस्ड OTPs हमेशा वल्नरेबल होते हैं, इसलिए हमेशा गूगल ऑथेंटिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, इंटरनेट पर मिलने वाले गिवअवेज और फेक कस्टमर केयर से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का एक बिल्कुल गोल्डन रूल है, किसी भी सिंगल ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क पर कभी नहीं लगाना चाहिए।
सिर्फ 1%। यही वो एक सिंपल सा नियम है जो अकाउंट्स को जीरो होने से बचाता है। सुनने में आसान लगता है, पर लालच में आकर इसे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। कुछ और जरूरी सुरक्षा के कदम हैं जो हमेशा लेने चाहिए। एक, स्टॉप लॉस, जो किसी भी ट्रेड का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और अपना पूरा पैसा कभी किसी एक कॉइन में नहीं लगाना चाहिए। इससे BTC, ETH और स्टेबल कॉइन्स में डाइवर्सिफाई करके रखना पोर्टफोलियो को तबाही से बचाता है। अगर एक एसेट फेल भी हो जाए तो पूरा अकाउंट खत्म नहीं होता। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, साइकोलॉजी और क्रिप्टो का भविष्य। यहाँ दिमाग के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी खतरनाक साइकोलॉजिकल अर्ज है जहां लोग लालच में आकर एक ऐसे कॉइन को खरीदने दौड़ते हैं जो पहले से ही 50% बढ़ चुका हो। एक अनुशासित दिमाग हमेशा इस फोमो के ट्रैप से बचता है। दूसरा दुश्मन है फड, जिसका मतलब है फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट। नेगेटिव न्यूज़ या मार्केट मैनिपुलेशन के डर से अपने एसेट्स को सस्ते दाम पर पैनिक में आकर बेच देना फड का नतीजा होता है। इन जज्बातों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि नुकसान होने पर गुस्से में आकर कोई रिवेंज ट्रेडिंग जैसी गलती ना करे। तो अगले 10 साल कैसे दिखते हैं? हम एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला है Web3, एक नया इंटरनेट जहां यूजर्स का अपने खुद के डेटा पर पूरा कंट्रोल होगा। फिर आती है DeFi, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जहां बिना किसी बैंक के लेंडिंग और बोरोइंग आम बात हो जाएगी। और मेटावर्स, जहां डिजिटल दुनिया में लोग प्रॉपर्टीज की ट्रेडिंग और ओनरशिप कर सकेंगे। ये सब तेजी से सच हो रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल ज़हन में आता है। क्या भविष्य के इन्वेस्टर्स यानी आने वाली पीढ़ी एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इकोनॉमी में आगे बढ़ने और थ्राइव करने के लिए बिल्कुल तैयार है? ये सच में सोचने वाली बात है।